Hello student, today I am going to discuss about what is Coulomb's law and its vector form and few numericals on this topic. So I will discuss what is Coulomb's law. Firstly, now I am going to tell what is the statement of Coulomb's law. The statement is when two point stationary charges are separated at a distance, then a force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. When two point stationary charges are separated at a distance, then a force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. This is the basic statement of the Coulomb's law. Actually, Coulomb's law describes when two point stationary charges are separated a certain distance, then how much force, what is the magnitude of the force, this will describe according to Coulomb's law. तो चलो उस पर बात करते हैं. ये तो आपका बेसिक सा स्टेटमेंट है. हम ये जानते हैं, हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other. Suppose we have two positive charges, then a repulsive force act between these 2 point charges. So how much force will act? This will describe the Coulomb's law. Suppose two negative charges are separated at a certain distance, then how much repulsive force? अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स तो जनरेट होगा, फोर्स तो क्रिएट होगा, तो फोर्स कितना एक्ट करेगा एक दूसरे पे, वही हम इसको बताता है कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ से हम यही पता करते हैं. तो इसमें लेते हैं टू पॉइंट चार्जेस. सपोज Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस. और एक चीज और इसमें स्टेटमेंट में आपको एक चीज और भी लिखना है कि द फोर्स between these two charges act along the line joining center of these two point charges. मतलब कि ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों ही चार्जेस के बीच में, जो फोर्स एक्ट करेगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r हमने ले रखा है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा ये चार्जेस के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही लगेगी. यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है दोनों ही सेंटर को, उसके अलोंग ही फोर्स लगेगा. ठीक है, तो कितना फोर्स होगा इसको देखते हैं. अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F is directly proportional to the product of magnitude of these two charges Q1 and Q2, and F is inversely proportional to the square of distance between them.
here we have suppose q1 and q2 are separated at a distance small r, then a force will act between these two charges, 2 point charges। अब देखो जो भी बात करेंगे पॉइंट चार्जेस की करेंगे और स्टेशनरी चार्जेस की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार्जेस रेस्ट में हैं सभी। ये सब बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो बेसिक चीजें आप जानते हो, बीच में जो भी बात होगी इसको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों, सपोज ये इक्वेशन 1 है, आपका इक्वेशन 2 है, इन दोनों ही इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये इसको कंबाइन करने के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे इक्वल यहाँ पर आएगा तो k q1 q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर, where k is the proportionality constant and the value of k is equal to 1/4 pi epsilon naught, और इसकी वैल्यू जो है ये आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ द मीडियम पे एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करती है। जैसे अगर SI में इसकी वैल्यू हम देखें तो कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। और यहां पर एक टर्म आप देख रहे होंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। यहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 × 10⁻⁻12, और ये होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब इसमें देखो जरा, ये चीजें आप लिख रहे हो, इसका भी इंपॉर्टेंस है। जब हम आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएंगे वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसमें ये जानिए कि जो इनके बीच का फोर्स है, अगर किसी मीडियम में हम रखते हैं तो F मीडियम की वैल्यू होती है F वैक्यूम अपॉन K होता है, ये आपका K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, नेचर पे, और किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे। मतलब अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस को अगर स्पेस में या फिर एयर में रखते हैं तो उन दोनों ही पॉइंट चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा, वहां पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और अगर उसी पॉइंट चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, सपोज हमने वाटर में रख दिया, तो यहां पर वैल्यू k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और आप देख रहे हो कि अगर k की वैल्यू एयर में कितना था, 1 था, और इसमें k की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 80 हो गई, तो यहां पर F मीडियम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर हम स्पेस में रखेंगे चार्जेस को, उनके बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और उसके अगर स्पेस के अलावा किसी दूसरे मीडियम, जैसे वाटर मैंने एग्जांपल लिया, तो वहां पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से मीडियम का फोर्स जो होगा, दोनों ही चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो वैल्यू कम हो जाएगी। व्हेन k इंक्रीज मीडियम फोर्स डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आती है। इसमें ये हो गया हमारा ये बेसिक सी बात हो गई इसकी। अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म बताने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि आपने बेसिक प्रॉपर्टी तो पहले लेक्चर में पढ़ लिया है कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। तो यूनिट ऑफ चार्ज आपने ये पढ़ा होगा कि भाई 1 कूलम होता है, कूलम इज द SI यूनिट। SI यूनिट में क्या होता है, कूलम होता है चार्ज की यूनिट। लेकिन अगर हम सीजीएस में चलते हैं, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में अगर चलेंगे, तो वहां पर इसको बोलेंगे स्टैट कूलम, या फिर इसको बोलते हैं ESU भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹। ये क्या होता है, स्टैट कूलम। ये वैल्यू होती है, इसको भी आपको
जानना चाहिए, ये इसकी नीड कई बार होती है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलते हैं, तो ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब चलो बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या होता है इसको जरा देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका टर्म है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अब देखो हमने अभी डिस्कस किया कि व्हेन टू चार्जेस, यहाँ पर अगर हमारे पास में Q1 है या आपका Q2 है, ये सपोज चार्ज 1 है या आपका चार्ज 2 है, ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, यहाँ पर ये इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले रखा है r, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया सपोज r। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इन दोनों ही चार्जेस के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, वो जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी के अराउंड लगेगा। मींस द फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट चार्जेस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दीस टू चार्जेस। तो यहां पर क्या होगा, F21, F21 की वैल्यू क्या होगी, इसको रीड कैसे करेंगे, फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इसको ऐसे रीड करेंगे। और इस पर अगर Q1 की वैल्यू आप देख रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे F12, यहां पर ये दोनों ही हमने सपोज किया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का नेचर कैसा होता है, रिपल्सिव नेचर होता है, तो इसका ये क्या होगा, इस आउटवर्ड होगा डायरेक्शन में, और इसका क्या होगा, इसका भी आउटवर्ड होगा। इसको F12 को रीड कैसे करोगे, F12 कैन बी रीड एज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसको रीड ऐसे करेंगे। तो ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अभी देखो इसमें हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर का भी डायरेक्शन हम लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर का दो डायरेक्शन यहाँ पर हो सकता है, एक तो Q1 से Q2 की तरफ इस डायरेक्शन में, और एक 2 से 1 की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं। 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारे पास 2 है, इनिशियल हमारे पास 1 है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसको मॉड में कर दिया। ये आपके पास में फिर ये आपका 2 से 1 की तरफ जा रहा है, मींस फाइनल 1 है, इनिशियल 2 है, तो R1 माइनस R2 आपका इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर जाएगा। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग फोर्स फाइंड करने में। चलो इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है F12 मींस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2। इसको आप कैसे लोगे, 1 अपॉन, आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर R पोजीशन वेक्टर लोगे डायरेक्शन के साथ में। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी के अलोंग वाला हम पोजीशन वेक्टर लेंगे। जैसे ये आपका है, ये आपका इस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हम पोजीशन वेक्टर भी लेंगे। जैसे आपका दिख रहा है यहाँ पर क्या है, R1 माइनस R2, R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का ये क्या होगा, इसमें स्क्वायर करेंगे और इसके साथ में यूनिट वेक्टर भी लेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन लेना है हमें। तो यहाँ पर ये R1 माइनस R2 का यूनिट, R1 माइनस R2 का कैप हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। आप जानते हो कि वेक्टर R कैप, जो R कैप की वैल्यू क्या होती है, आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ रखा होगा, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R होता है, ये आप जानते हो। इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। F12 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q1 Q2 अपॉन, इसको अगर आप ओपन करोगे R कैप को तो वेक्टर R1 मॉड ऑफ वेक्टर R आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होकर के R1 माइनस R2 का यहाँ पर स्क्वायर है, एक वैल्यू इसका ये यूनिट वेक्टर से एक मॉड इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ रही है किसकी, ये F12 की वैल्यू आ रही है। इसको थोड़ा और चेंज करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, और थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू और क्या हो जाएगी आपकी, F12 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
अब इसको देखिए, यहां पर जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं r12 को लिख सकते हैं r वेक्टर r1 माइनस r2 का जो मॉड है इसको हम लिख सकते हैं यहां पर r21, और ये आपका किस में रहेगा, मॉड के अंदर इसका क्यूब है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये r21 का वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको ये नोटेशन है आपका, लिखने का तरीका है। तो इसको जरा देखते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। f12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q1 q2 अपान r21 यहां पर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको अगर यूनिट वेक्टर में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, r21 का जो आपका मॉड है इसका स्क्वायर करो, यहां पर r21 कैप कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अब इसी के जैसा अगर हमें मान लो कि दूसरा अगर कोई दूसरा वाला फोर्स अगर हमको लेना है, जैसे अब ये तो आपने F12 फाइंड किया, अगर आपको फाइंड करना है F21 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपान R21। यहां पर देखो F12 है तो यहां पर R21 आया, इसी तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, F21 है, यहां पर क्या होगा, R12 होगा, और ये आपका मॉड का स्क्वायर, यहां पर क्या होगा, R12 का कैप हो जाएगा। तो इस तरह से सिमिलरिटी लेकर के हमने इसको दिखाया आपको। तो ये आपका फॉर्म आता है, F12 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा R12 का कैप। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसमें इसकी एक कभी-कभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बनाने का क्या इससे मतलब है, इससे हमको क्या मिलता है, मतलब हमें बेनिफिट क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, ये क्या होता है। अब इसमें देखो, अभी आपने थोड़ी देर पढ़ रहे, प्रूफ भी किया, देखा भी कि F12 इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ F21, क्योंकि हम देखते हैं कि R12 का जो कैप है जस्ट इक्वल टू माइनस R21, ये आपने देखा अभी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये अपोजिट थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, डायरेक्शन इनका जस्ट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट था, मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन इनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस कूलम्बियन फोर्स जस्ट डिस्क्राइब द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी आपने देखा होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर भी दो जो फोर्सेस लग रहे हैं इनके बीच में, दो अगर चार्जेस हमारे पास में है तो इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, इससे ये पता चलता है। ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरा हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, आप देखते हो कि जब इसमें हम अभी बात कर रहे थे, जब वेक्टर फॉर्म बता रहे थे या फिर कूलम्ब्स लॉ को डिस्क्राइब कर रहे थे, वहां पर आपने देखा कि ये दोनों ही जो चार्जेस हैं इनके जो सेंटर से सेंटर मिलाने वाली जो लाइन है, इसी के अलांग में क्या लगता है, फोर्स लगते हैं, F12 हो या फिर F21 है, दोनों ही फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस आर जस्ट एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीस टू चार्जेस। तो एट द सेंटर से सेंटर जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है। इसका मतलब यह है कि ये डिस्क्राइब करता है दीज आर द सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है। तो कूलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो ये हमको ये पता चलता है, इसके बारे में वेक्टर फॉर्म से ही ये सारी बातें पता चलती हैं। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे देख लेते हैं, बाकी के लेक्चर को हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स।
which are separated 3.2 into 10 to the power minus 15 meter apart. अगर दो अल्फा पार्टिकल हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर, तो इनके बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, कितना लगेगा, यही हमको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास में these two पॉइंट चार्जेस सपोज Q1 एंड Q2, इनके बीच का ये हमने लाइन ज्वाइन किया। यहाँ पर डिस्टेंस आपको दे रखा है 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर, ये आपका मीटर में डिस्टेंस है। और इनके बीच का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर आप जानते हो अल्फा पार्ट, किसी भी एक अल्फा पार्टिकल पे वहां पर +2e मतलब दो प्रोटॉन के बराबर उसका क्या होता है, चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है +2e, यहाँ पर चार्ज है, +2e यहाँ पर चार्ज है, मतलब दोनों पे सेम चार्जेस हैं बट उन पर चार्ज कितना है, +2e के बराबर है। तो यहाँ पर ये Q1 एंड Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज Q है और Q की वैल्यू कितना आ रहा है 3.2 into 10 to the power माइनस इसमें 3.2 तो उसके इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये आपका ये सिंगल हो गया, सिंगल चार्ज पे एक Q1 पे इतना चार्ज आ रहा है, इतना ही चार्ज आएगा Q2 पे, ठीक है। चलो अब इस पर फोर्स फाइंड करते हैं, फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, ये तो फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू तो आप जानते हो 9 into 10 to the power 9 और Q1 की वैल्यू कितनी है भाई 3.2 into 10 to the power नहीं, इसमें 1.6 into 10 to the power minus 19, ये तो Q1 हुआ। अभी Q2 की वैल्यू भी सेम है 3.2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 और यहाँ पर क्या आ रहा है r स्क्वायर मींस इनके बीच का डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3.2 into 10 to the power minus 15। अब ये r का स्क्वायर होता है तो दो बार इसको लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या 3.2 into 10 to the power minus 15 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारी वैल्यूज को मैंने पुट कर रखा है ये कूलम्ब्स के जो फार्मूला है उसी में। यहाँ पर देखो ये 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9। उसके बाद में Q1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू है 3+2 इलेक्ट्रॉन के बराबर फोर्स होता है, उस पर चार्ज होता है, यहाँ पर +2e तो 2 into सॉरी यहाँ पर आपको 2 लिखना था, ये आपको 2 लिखना था, ठीक है। ये आपका क्योंकि 2 है ना तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 into तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम का हो जाएगा आपको, ये इस पर चार्ज आ जाएगा। तो ये 6 2 जा कितना हो जाएगा 3.2, यहाँ पर आपका 3.2 होगा, ये आपका 3.2, ये भी आपका क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें 3.2 से 3.2 कैंसिल आउट, 3.2 से 3.2 कैंसिल आउट। अब इसमें बच कितना रहा है, इसको ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसको भी खत्म कर देता हूं। अब जरा देखो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 into, आप देखिए यहां पर 10 की पावर्स कितनी है 10 की पावर 9 और 19 और 19 2 जा 38 माइनस 38, यहाँ पर 2 है मतलब 15 2 जा 30, तो ये क्या होगा प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए 30 + 9 39, F की वैल्यू क्या होगी 9 into 10 to the power 39 minus 38, तो क्या होगा F की वैल्यू कितनी आ रही 9 into 10, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 90 न्यूटन हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि दो अल्फा पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है, अगर वो 3.2 into 10 to the minus 15 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट हो। अब चलो एक और भी अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो उसको करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझा दे रहा हूं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में यह है कि टू स्मॉल स्फीयर्स which are separated, which are attached with a thread, and the length of the thread is L, and having mass m, small m इसका mass है, and which are charged by the same charge, that is q, इन पर चार्ज भी q है, इनका मास भी सेम है, इन पर चार्ज और मास दोनों ही इक्वल है। पूछ रहा है कि इस पर आपको प्रूफ करना है, देन सो दैट क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, आपको शो करना है q स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 mg l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप नोट कर लीजिए, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको प्रूव करनी है 4 mgl स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको प्रूव करना है। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ टू स्फेरिकल बॉल्स, two spheres which having mass small m and charge q, सेम चार्ज है और इस पर सेम मास है, स्मॉल m मास है, तो यहाँ पर कितना, उस पर q स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी वही आपको शो करना है। जिसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कि मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, q स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 4 mgl का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इसमें ये मेरी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट आपका A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है, यहाँ पर C है। अब इसको हम लाइन ज्वाइन करा देते हैं। इसमें सपोज ये इन दोनों, इन सब का लेंथ दे रखा है, स्मॉल l दे रखा है, लेंथ जो थ्रेड का लेंथ है स्मॉल l है, तो इनके बीच में आपको टेंशन T लगेगा। अगर टेंशन T है जो कि इनके बीच में ये थीटा एंगल से, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा इज द एंगल विच आर सेपरेटिंग, ये थीटा एंगल से इधर जा रहा है, थीटा से इधर, दोनों के बीच का एंगल सेम है। तो चलो इस पे बात करते हैं। यहां पर आपका T का कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट अगर रिजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, तो आपने देखा होगा कि इधर क्या होगा t sin थीटा, जैसे इसमें भी वही चीज होगा, एक में मैं दिखा देता हूँ, दूसरे में आप वैसे ही समझोगे। उसके बाद इधर क्या होगा, इधर आपका होगा ये आपका t cos थीटा हो जाएगा। अब देखो इन दोनों ही, ये दोनों ही चार्जेस सेम टाइप के चार्ज है, और सेम टाइप के चार्जेस में आपको ये पता है कि इनके बीच रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, अपोजिट नेचर का होगा ना। यहाँ पर फोर्स आपको, ये इधर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो और इस पर इधर क्या लगेगा, इधर आपका डाउनवर्ड, इसका अगर मास m है स्फीयर का, तो यहाँ पर इसका मास, तो इसका वेट तो डाउनवर्ड काम करेगा ना, इसका एफबीटी अगर हम टोटल बनाएंगे तो डाउनवर्ड इसका वेट भी काम करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या, ये रिपेल हो रहा है एक दूसरे को, ये फोर्स इधर लग रहा है, किसकी वजह से, इस चार्ज, इस स्फीयर की वजह से जिस पर चार्ज q है। ठीक है, ये आपने एफबीटी बना रखी है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, अब इसको ब्रेक करते हैं। अब देखो इसमें जो फोर्सेस हैं, आप देखो जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, F की वैल्यू कितनी है, T sin थीटा, ठीक है, T sin थीटा, सपोज इक्वेशन 1। और वर्टिकल जो फोर्स है ये बैलेंस कर रहा है T cos थीटा को, कौन बैलेंस कर रहा है, mg, तो यहां पर mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, T
cos थीटा, जिसको इक्वेशन सेकंड में लेता हूं, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए उसमें 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो f अपॉन mg की वैल्यू हो जाएगी, t से t तो कैंसिल आउट होगा, लेकिन sin बाई cos की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा हो जाएगा, है ना। यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg tan थीटा हो जाएगी, सपोज इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड होगा। अब इसमें देखो फोर्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब यहां पर भी तो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, वही फोर्स फाइंड करना है। तो ये आपको चार्ज तो पता है कि भाई क्यू चार्ज इस पर है, क्यू चार्ज इस पर है, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। l डिस्टेंस है इसके, ये l इज द लेंथ ऑफ थ्रेड, तो थ्रेड का लेंथ l है। जैसे हमने t का कंपोनेंट लिया था वैसे l का भी कंपोनेंट ले सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका लगेगा l sin थीटा, और इधर भी आपका क्या लगेगा l sin थीटा। तो l sin थीटा मिला करके दोनों का डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दीस टू स्फीयर्स, तो ये आपका 2l sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मिल गया। चलो इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें देखो बेटा, यहां पर फोर्स हमको फाइंड करना है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई q into q अपॉन r स्क्वायर, r मींस 2l sin थीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे ना। तो इसको ले जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर एक्सपेंड करते हैं। f की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, l का स्क्वायर l स्क्वायर, sin स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, ये सपोज इक्वेशन 4 हो गया, तो इक्वेशन 4 की वैल्यू हम 3 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, कितना होगा इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको अब हटा देते, इसकी जरूरत तो है नहीं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, ये q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये फोर्स की वैल्यू, ये किसके इक्वल होगा, mg tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब mg tan थीटा के इक्वल कर दिया, यहां से q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg tan थीटा इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा ना, बोलो भाई, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब देखो इसको अरेंज करना है, आपका आंसर आ चुका है। आप देखिए आपको क्या प्रूव करना था, 4mg l स्क्वायर, इसको भी मैं लिख सकता हूं 4mg l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी जो कि आपको दिख रहा है यहां से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।